My dear students, welcome to the session. In this session, we'll be taking up set theory and Venn diagram based questions that have appeared in SNAP examination. पहले थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं और सेट थ्योरी और वेन डायग्राम पे टू सेट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट आते हैं. देन देर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3 सेट्स एंड देर कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन 4 सेट्स. बट 4 सेट वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो दैट विल बी वेरी सिंपल बिकॉज स्नैप जैसे एग्जाम में जहाँ की टाइम इज़ अ वेरी मेजर कंस्टेंट 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं. तो डेफिनेटली 4 सेट का एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इज नॉट प्रोबेबल और अगर आएगा तो फिर तो स्किप ही करना पड़ेगा उसको. ठीक है. सो प्रॉपरली हमारा एक जो सबसे मेजर पोर्शन है दैट इज कि 2 सेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आए. वहां से शुरू करते हैं बेसिक करते हैं सबसे पहले. सो इफ देर आर 2 सेट्स ए एंड बी एंड देयर इज यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए और बी है, ए इज number of students who passed in mathematics and B is number of students who passed in physics. ठीक है. और ऐसे भी कई स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों में फेल हुए होंगे. तो दैट विल लाई बियॉन्ड ए एंड बी. ना तो वो ए सेट के अंदर आएंगे ना ही वो बी सेट के अंदर आएंगे. इजंट इट सो? ठीक है. बट यूनिवर्सल सेट के अंदर तो आएंगे. यानी कि तो यूनिवर्सल सेट हमारा वो होता है जो कि सारे के सारी वैल्यूज को कंटेन करता है जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बिलोंग करते हैं या उस पर्टिकुलर कंडीशन केस से बिलोंग करते हैं. और यहाँ पे जैसे हम बात करें तो ए एंड बी एंड देयर इज सम इंटरसेक्शन इन देम. जो इंटरसेक्शन है यानी कि जो दो ए और बी दोनों में ही कॉमन है, दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी बिकॉज दिस इज कॉमन इन बोथ सेट्स. एंड देन अगर हम इन जनरल बात करें कि हमें ए यूनियन बी पता करना हो, ए यूनियन बी इज ए और बी एंड इंटरसेक्शन इज ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा हो. और यहाँ पे ए या बी दोनों में से किसी एक को भी करेगा तो चलेगा. तो ए यूनियन बी इज this complete set A and B included. Okay. Then third case can be कि अगर हम मान रहे हैं assume कर रहे हैं कि A are the students who passed in mathematics and B is students who passed in physics. So if the question is asking number of students who passed in mathematics but failed in physics, पास्ड इन मैथमेटिक्स बट फेल्ड इन फिजिक्स. अगर वो मैथमेटिक्स में पास किए हैं यानी कि ए सेट के अंदर तो होने चाहिए. बट इफ दे हैव फेल्ड इन फिजिक्स तो फिर वो बी सेट के बाहर भी होने चाहिए. ए सेट के अंदर हो बट बी सेट के बाहर हो यानी कि बी सेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट. तो वैसे केस में हमें चाहिए होगा ए माइनस बी यानी कि ए में जो बी का पोर्शन है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा और ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी बिकॉज बी का जो पोर्शन है वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा. सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि बी माइनस ए निकालना पड़े, बी में से ए को रिमूव करना पड़े यानी कि दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम बी माइनस ए से. ओके. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए यूनियन बी डैश यानी कि ए यूनियन बी के बाहर वाला पोर्शन, दोज हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स, दोनों में ही फेल किए. So those will be represented by this portion. Clear है? So this is the basic of two set Venn diagrams. Then एक दो चीजें और देख लेते हैं कि अगर हम if this set is A, this set is B, in total let us say 50 students passed in mathematics and 40 students passed in physics and there are total 30 students who passed in both. So set A की बात करते हैं. सेट ए में टोटल कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं who have passed in mathematics. Out of 50 there are 30 students who have passed in mathematics as well as physics. So 20 students will be there. 50 minus 30, 20 will be there who must have passed only in mathematics. Isn't it so? Similarly 40 minus 30, 10 students will be there which have passed only in physics. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही अप्रोच करेंगे. और यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो पहला वाला अगर हम बात करें, एक सेकेंड क्वेश्चन पे चलने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि देखो ये जो पोर्शन है हमारा, दिस पोर्शन, दिस बिलोंग्स टू बोथ द सेट्स ए एंड बी.
ठीक है, तो दिस इज एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स एंड दिस पोर्शन एज वेल एज दिस पोर्शन, ये जो दोनों पोर्शन है हमारे एक्सक्लूडिंग दिस मिडिल वन, ये बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली एक सेट से, एग्जैक्टली एक सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो अगर हम इन जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो जो पोर्शन एग्जैक्टली एक सेट से बिलोंग करते हैं और प्लस जो पोर्शन एग्जैक्टली दोनों सेट से बिलोंग करते हैं, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? एक सेट से बिलोंग करने वाले पोर्शन हमारे हैं 20 प्लस 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 20 प्लस 10 यानी कि 30, और दो सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं 30, टोटल सम आएगा हमारा 30 प्लस 30 यानी कि 60। और ये सम हमारा बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कितने जो मैथ या फिजिक्स में पास किए हैं, यानी कि दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है, एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। ठीक है, और जो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंडली, एक सेट से बिलोंग करने वाले, क्योंकि एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो एक बार ही काउंट होंगे, बट दो सेट से बिलोंग करने वाले ए में भी काउंट होने वाले हैं और बी में भी काउंट होने वाले हैं, यानी कि उनका डबल काउंटिंग होने वाला है। तो इफ वी काउंट देम ट्वाइस बिकॉज डबल काउंटिंग होगा उनका, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये वैल्यू मिलेगा, यानी कि 50 प्लस 40 मिलेगा। एंड वी कैन सी दैट दिस इज 30, दिस विल बी 2 into 30, तो ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चंस में हमको यूज करना पड़ेगा इन दोनों बातों को। क्लियर है? ओके, क्वेश्चंस पे चलते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सरप्राइज टेस्ट इन मैथ्स एंड इंग्लिश वाज टेकन, 36% failed in at least one of the subjects. If 16% failed in maths, then find the number of students who passed in both. हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो फेल्ड के बारे में ही गिवन है, तो फेल्ड में ही अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं, फेल्ड स्टूडेंट में ही अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं मैथ और इंग्लिश का। एक गाय की बड़ी आवाज आ रही है, आप लोगों को भी आ रही होगी शायद। 36% फेल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कम से कम एक में 36% फेल किए हैं, सो ये टोटल हमारा आ रहा है 36% का। हालांकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए एक्चुअल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ, तो 36% अगर किसी एक में फेल किए हैं, यानी कि इसके अलावा जो बाकी है ऑल द रिमेनिंग मस्ट हैव पास्ड इन बोथ, तो आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा 100% माइनस 36%, विच इज इक्वल 64%, ऑप्शन बी। ठीक है, बट अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे 36% किसी एक में फेल किया है, 16% मैथ में फेल किया है, सो यानी कि 16% के अलावा जो बाकी बचे हैं वो सिर्फ इंग्लिश में फेल किए होंगे, यानी कि 36 माइनस 16 20% इंग्लिश में फेल किए होंगे। इजंट इट सो? ठीक है, इतना ही रिप्रेजेंट हो पाएगा और इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, स्ट्रेट अवे आंसर आ रहा था। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास 75% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, 66% पास्ड इन केमिस्ट्री एंड 9% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। 9% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो अगर 9% दोनों ही सब्जेक्ट्स में फेल किए हैं, फेल्ड इन बोथ, दैट इंप्लाइज कि 91%, 100% माइनस 9%, यानी कि 91% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि पास्ड इन एटलीस्ट वन, पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट्स का जो यूनियन है वो हमारा आ रहा है 91%। ठीक है, सो फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल यूनियन 91% आ रहा है। फिजिक्स में पास किया 75%, तो यानी कि 91 माइनस 75, 75% के जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं यानी कि 16% वो ऐसे होंगे हु पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री, ओनली इन केमिस्ट्री। इज दैट इट सो? 66% पास किए हैं केमिस्ट्री में, तो 66 91 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सिर्फ फिजिक्स में पास किए होंगे, और 75 में से 25 घटा दोगे तो बचा 50%, ये ऐसे हैं जो कि दोनों में पास किए हैं, दोनों में पास किए हैं। इज दैट इट सो? क्वेश्चन कह रहा है 450 स्टूडेंट्स पास्ड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि 50% की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 450, 50% इज 1/2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे जस्ट डबल, यानी कि 900 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, in a survey of 500 consumers,
55% liked tea and 44% liked coffee. If 10% did not like tea or coffee, then find the number of people who like at least one of tea and coffee. Second is like exactly one of tea and coffee. तो टोटल 500 कंज्यूमर्स है. अरे 500 में से 55% लाइक टी, 44% लाइक्ड कॉफी एंड 10% डिड नॉट लाइक एनी ऑफ दीज, यानी कि ना तो उनको टी पसंद है ना कॉफी पसंद है. तो टी यूनियन कॉफी क्या आ जाएगा हमारा, 10% को कुछ भी पसंद नहीं है तो 100% माइनस 10%, so that will be equal to 90%. ओके 90% आ गया हमारा टोटल. हमें चाहिए लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टी एंड कॉफी, यानी कि टी यूनियन कॉफी ही चाहिए, तो इसका आंसर तो 90% आ जाएगा स्ट्रेट अवे. सेकेंड इज लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ टी एंड कॉफी, यानी कि दोनों पसंद करने वाले नहीं होने चाहिए, दोनों पसंद करने वाले नहीं होने चाहिए. और ये टी यूनियन कॉफी क्या है हमारा 90%, ये है हमारा एक को एग्जैक्टली एक को पसंद करने वाले और एग्जैक्टली दो को पसंद करने वाले, दोनों का सम कितना है 90% आ रहा है. Isn't it so? और एग्जैक्टली एक को पसंद करने वाले एक ही बार काउंट होंगे, एग्जैक्टली दो को पसंद करने वाले दो बार काउंट होंगे, तो 2 टाइम्स काउंट होंगे. एंड दिस वैल्यू इज 55 प्लस 44. परसेंटेज से समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है सच. ठीक है, लास्ट में याद रखना है बट कि हम परसेंटेज लिख रहे हैं, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं बस. सो दिस टोटल इज 99%. तो यहां से हमारा एग्जैक्टली दो को पसंद करने वाले कितने आ जाएंगे, दोज विल बी इक्वल टू 9%. दोज विल बी इक्वल टू 9%. क्वेश्चन कह रहा है लाइक एग्जैक्टली वन, तो फिर हमें इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे या फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से एग्जैक्टली वन का पर प्रोपोर्शन आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 81%. 81% और टोटल 500 कंज्यूमर्स है. ठीक, हाँ पहले वाले में भी 90% निकला था, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे 450 हमारे ऐसे कंज्यूमर्स आ जाएंगे जो कि एटलीस्ट वन को कंज्यूम करते हैं. और एग्जैक्टली वन को कंज्यूम करने वाले हैं 81%, यानी कि 81 into 5 405 सच कंज्यूमर्स हु लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ टी एंड कॉफी. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन सिमिलर है बट क्वेश्चन डिफरेंट है. क्वेश्चन इज डोंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टी एंड कॉफी. डोंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टी एंड कॉफी. तो ये कौन से लोग होंगे जो हु डोंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टी एंड कॉफी. तो अगर हम प्रॉपर इसका वेन डायग्राम बनाए अपना, टी को लाइक करने वाले 55% है, कॉफी को लाइक करने वाले 44% है, 9% है जो कि दोनों को लाइक कर रहे हैं. तो टी को लाइक करने वाले कितने बचे, ओनली टी को लाइक करने वाले होंगे 55 माइनस 9 46%. एंड ओनली कॉफी को लाइक करने वाले हो जाएंगे 44 माइनस 9 यानी कि 35%. ओके, और ये पूरा 90% है, 10% इसके बाहर है, यानी कि जो ना तो टी को लाइक करते हैं ना ही कॉफी को लाइक करते हैं. बट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है डोंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टी एंड कॉफी. ठीक है, कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जिसको वो नहीं पसंद करते हो. तो ये पोर्शन हमारा किसके बाहर आएगा, यानी कि कौन से नहीं होने चाहिए. ठीक है, वी हैव टू एक्सक्लूड दोज हु लाइक बोथ. यही तो है कि जो दोनों को पसंद नहीं करते होंगे उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे हु डिसलाइक टी, कुछ ऐसे होंगे हु डिसलाइक कॉफी, एंड सम विल बी देयर हु डिसलाइक बोथ. सो वी ओनली हैव टू एक्सक्लूड दोज हु लाइक बोथ. तो 9% को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 100% माइनस 9%, सो 91% विच इज नथिंग बट 455. So our answer will be 91% like don't like at least one of tea and coffee. Clear है? Second is don't like exactly one of tea and coffee. Exactly one of यानी कि टी पसंद होगी कॉफी नहीं पसंद होगी. ठीक है, इसमें दो तरह के लोग होंगे, एक वो होंगे जिनको कि टी पसंद है बट कॉफी नहीं पसंद होगी, या फिर कॉफी पसंद है और टी नहीं पसंद होगी. तो ये दोनों हमें इंक्लूड करने हैं. और ये पोर्शन कहाँ पे आएंगे, ये वाला जो है दीज आर लाइकिंग टी बट दे डू नॉट लाइक कॉफी, ए माइनस बी वाला केस जो हमने देखा था स्टार्ट में. और सिमिलरली ये केस कॉफी वाला, दोज हु लाइक ओनली कॉफी. तो दिस विल बी लाइक टी नॉट लाइक कॉफी. दिस इज 46% प्लस दिस इज 35%. 46 प्लस 35 दैट इज 81%, यानी कि 405. ओके, या फिर ए यूनियन बी में से डायरेक्टली, या फिर टी यूनियन कॉफी में से हम डायरेक्टली टी इंटरसेक्शन बी घटा देते. तो यानी कि 90% माइनस 9% है. ठीक है, आंसर 405 है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ लैंग्वेज टेस्ट 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 15% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 5% फेल्ड इन बोथ.
If 325 students passed in both Hindi and English, then find the number of students who failed in Hindi but passed in English. Failed in Hindi but passed in English. तो हिंदी में 25% फेल किए हैं, हम फेल वालों का बना रहे हैं सेट थ्योरी वेन डायग्राम, और इंग्लिश में 15% फेल किए हैं, 5% दोनों में फेल किए हैं, तो ये बीच का वैल्यू आ जाएगा 5%, दिस इज 20%, दिस इज 10%, टोटल हमारा आ रहा है कितना 25 प्लस 10 35%, तो 35% फेल किए हैं, विच इंप्लाइज बचे हुए 65% पास्ड इन बोथ, और 65% की वैल्यू गिवन है हमें 325 के बराबर, 65 इंटू 5 इज 325, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स है 500, टोटल स्टूडेंट्स हमारे आ गए 500। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन हिंदी बट पास्ड इन इंग्लिश। तो हिंदी में तो फेल करने चाहिए बट इंग्लिश में पास करने चाहिए, यानी कि दिस विल बी केस ऑफ हिंदी फेल्ड माइनस इंग्लिश फेल्ड, ये वाला पोर्शन जो हमारा है, isn't it so? ठीक है, सो 25 माइनस 5 20%, 20% स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, और 20% स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 5 100 स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल करा, इन अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स 1/3 of students failed in maths and half the students failed in English. 60% of those who passed in English also passed in maths. If 600 students took both the tests, then how many students failed both? Okay. अगेन फील्ड के लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं हम इंग्लिश और मैथ्स में। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 600, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, यानी कि मैथ्स में फेल होने वाले हैं 200, हाफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में फेल होने वाले हैं 300। देन क्वेश्चन इज सेइंग 60% ऑफ दोज हु पास्ड इन इंग्लिश, यानी कि 300 तो फेल हुए हैं, बचे कितने 200 ऐसे बचे, 60% ऑफ दोज हु पास्ड इन इंग्लिश, तो पास्ड इन इंग्लिश है हमारा 200 और उसका 60% यानी कि 3/5, so that will be 120. So 120 students who passed in English also passed in maths. तो ये 120 हमारे मैथ्स में भी पास हुए हैं, ठीक है, मैथ्स में भी पास हुए हैं, who passed in English also passed in maths, यानी कि दोनों में ही पास हुए हैं, यानी कि दोनों के ही बाहर आएंगे, तो ये 120 हमारा इस पूरे पोर्शन के बाहर आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, ये पूरे पोर्शन के बाहर आने वाला है, कोई दिक्कत? अगर 120 बाहर आ रहा है, इसका मतलब कितना बचा, टोटल 600 थे, तो 480 आएगा हमारा इन दोनों का समेशन। एक सेकंड, 60% ऑफ दोज हु पास्ड इन इंग्लिश, यस पास्ड इन इंग्लिश है 200, एक सेकेंड, पास्ड इन इंग्लिश 600 था ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये 300 है वैल्यू, दिस इज 300, तो आ जाएगा 180 आएगा यहाँ पे, तो 180 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि दोनों में पास किए हैं। तो इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स कितना आ गया हमारा, ये आ गया 420, एंड इफ दिस इज 420, तो हम क्या कर सकते हैं कि 300 तो इंग्लिश में फेल किए हैं, टोटल यूनियन हमारा 420 है, यानी कि ये वैल्यू हमारी ओनली मैथ वाली वैल्यू 120 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? और अगर ये वैल्यू 120 आ रही है, टोटल हमारा 200 है मैथ के लिए, तो दिस मस्ट बी 80 एंड हेंस दिस मस्ट बी 220। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, 80 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? दिस इज वन वे टू लुक एट इट, बट यहां पे थोड़ा सा हमारा समय ज्यादा लगा, ठीक है। एक और तरीका है इसको समझने का, जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, एंड दैट शुड बी प्रेफर्ड। क्वेश्चन कह रहा है 60% ऑफ दोज हु पास्ड इन इंग्लिश आल्सो पास्ड इन मैथ्स, 60% ऑफ दोज हु पास्ड इन इंग्लिश, तो वी नो कि पास्ड इन इंग्लिश कितने हैं, दैट इज 300। 60% इसमें से ऐसे हैं जो कि मैथ में पास किए हैं, यानी कि 180 ऐसे हैं हु पास्ड इन मैथ, बट इसका ये भी तो मतलब हुआ कि 120 ऐसे हैं हु फेल्ड इन मैथ्स, isn't it? तो डायरेक्टली हम 120 जो कि मैथ में फेल किए हैं बट इंग्लिश में पास किए हैं, तो यहां से हम इस वैल्यू को सीधे सीधे यहां पुट अप कर देते। क्या ये बात समझ में आती है? और स्ट्रेट अवे हमें अपना आंसर मिल जाता। तो कई बार क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली देने की बजाय इनडायरेक्टली दी होगी, और हमें यह देखना है कि उसको डायरेक्टली अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें। isn't it so?
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 900 कंज्यूमर्स इट इज फाउंड दैट 650 कंज्यूमर्स लाइक टी एंड 480 कंज्यूमर्स लाइक कॉफी, सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ टी एंड कॉफी। यहां पे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द लीस्ट नंबर, यानी कि कम से कम ऐसे कितने होंगे जो कि टी और कॉफी दोनों को लाइक करें। हमें मिनिमाइज करना है इस नंबर को, ठीक है। वी नो कि 650 कंज्यूमर्स लाइक टी, दैट इज फॉर श्योर। 480 लाइक कॉफी, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर। टोटल 900 कंज्यूमर्स हैं। बाकी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते होंगे, कितने ऐसे हैं जो किसी को लाइक नहीं करते होंगे, और इसीलिए हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, लीस्ट ऑफ दोज हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम बात करें एग्जैक्टली एक को लाइक करने वाले प्लस एग्जैक्टली दो को लाइक करने वाले का वैल्यू क्या आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दिस इज नॉट गिवन, ठीक है। क्या गिवन है? टोटल 900 है, यानी कि 900 में से कुछ ऐसे होंगे जो कि एग्जैक्टली जीरो को लाइक करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली एक को लाइक करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली दो को लाइक करते होंगे। ये टोटल वैल्यू हमारी 900 आ रही है। और अगर हम 650 जो कि टी को लाइक करते हैं, 480 जो कि कॉफी को लाइक करते हैं, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, एग्जैक्टली एक को लाइक करने वाले प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली दो को लाइक करने वाले, बिकॉज डबल काउंटिंग होगा इनका, टी में भी होंगे एग्जैक्टली 2 वाले, कॉफी में भी होंगे। ये नंबर आ जाएगा 650 प्लस 480 यानी कि 630 प्लस 500 यानी कि 1130। ये वैल्यू आ रही है। नाउ आवर पर्पज इज वी हैव टू मिनिमाइज दोज हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो इस वैल्यू को हमें मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है। क्या जीरो कर सकते हैं हम इसको? कैन वी पुट दिस वैल्यू एज जीरो? अगर इस इक्वेशन में हम इसको एग्जैक्टली 2 को जीरो पुट कर देंगे तो एग्जैक्टली 1 वाले कितने आ जाएंगे, 1130। बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? जब इन तीनों का सम 900 है तो मैक्सिमम तो 900 हो सकते हैं, isn't it so? मैक्सिमम एग्जैक्टली 1 वाले 900 हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर हम एग्जैक्टली 1 वाले को 900 कर दें तो क्या काम चल जाएगा हमारा कि एग्जैक्टली 1 वालों को हम 900 पुट कर दें, ठीक। अगर हम 900 इनको कर देते हैं तब एग्जैक्टली 2 वाले हमारे कितने आ जाएंगे, दिस विल कम आउट टू बी 115। बट अब प्रॉब्लम ये है कि 900 प्लस 115 हमारा ये वैल्यू, ये इक्वेशन तो होल्ड ही नहीं करेगा उस केस में, isn't it so? है कि नहीं? ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस 2 टाइम प्लस एग्जैक्टली 2 एक बार और, isn't it so? बिकॉज 2 टाइम्स आ रहा था, एंड दिस इज इक्वल टू 1130। अब क्योंकि हमें इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है, तो एग्जैक्टली जीरो को अगर हम जीरो कर दें कुछ समय के लिए, ठीक है, कि मानते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि किसी को भी लाइक नहीं करता, तो ये वैल्यू हमारा, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 900, एंड व्हेन दिस इज इक्वल टू 900 तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 230। सो लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ टी एंड कॉफी विल बी इक्वल टू 230। अभी समझने के लिए हम इतना समय ले रहे हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए जब भी हमें ऐसा करना है कि हमें मिनिमाइज करना है बोथ को मिनिमाइज करना है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम दूर लेके जा सकें, यानी कि टी वाले, अगर हम दोनों वेन डायग्राम बनाए, दोनों का सेट का वेन डायग्राम बनाए, तो टी लाइक करने वाले और कॉफी लाइक करने वाले जितने ज्यादा एक दूसरे से दूर होंगे, यानी जितने कम से कम हमारा ये इंटरसेक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर है। इफ पॉसिबल तो अगर हम दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर सकें, यानी कि एग्जैक्टली 2 को लाइक करने वाले जीरो हो जाए, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट इस क्वेश्चन में वैसा पॉसिबल नहीं था, isn't it so? वैसा पॉसिबल नहीं था। और अगर हम दोनों सेट को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है, फिर से मैं रिटेट कर रहा हूं कि अगर हम इन दोनों सेट को एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं, यानी कि इनके इंटरसेक्शन को कम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि एग्जैक्टली जीरो को हमें मिनिमाइज करना ही पड़ेगा, जीरो करना ही पड़ेगा इफ पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आती है? इफ पॉसिबल तो एग्जैक्टली जीरो वाले को जीरो करना ही पड़ेगा, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं हो जो कि टी या कॉफी को में से किसी को भी लाइक नहीं करता हो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस पोर्शन में लाइक करेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये वैल्यू बढ़ेगा, एग्जैक्टली 2 वाला, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू बढ़ेगा। इसको ऐसे समझो कि अगर हमें लीस्ट की बजाय मैक्सिमम नंबर चाहिए होता, कि मैक्सिमम नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ टी एंड कॉफी, तो मैक्सिमाइज करना है हमको, तो इसका एक तरीका हो सकता है कि जो छोटा वैल्यू है, यानी कि 480 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि कॉफी को लाइक करते हैं, तो उसको हम पूरा का पूरा सबसेट बना दें टी का, यानी कि टोटल 650 हैं जो कि टी को लाइक करते हैं, और सारे के सारे जो 480 लोग हैं जो कॉफी को लाइक करते हैं वो लाइक करें टी वाले सेट के ही अंदर, इसका सबसेट हो जाए, isn't it so?
और जब ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एग्जैक्टली जीरो वाला वैल्यू है ये मैक्सिमाइज हो रहा है, ये मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो कितना आ रहा है हमारा स्ट्रेट अवे, ये पूरा का पूरा वैल्यू ये हमारा आ जा रहा है 900 माइनस 650, यानी कि एक को भी लाइक नहीं करने वाले लोग 250 हो जाएंगे उस केस में। ठीक, तो अगर मैक्सिमम चाहिए होता तो फिर हम एग्जैक्टली जीरो को मैक्सिमाइज करते हैं, बट मिनिमम चाहिए इसलिए एग्जैक्टली जीरो को हम मिनिमाइज करेंगे, इफ पॉसिबल जीरो लेके जाएंगे। क्या ये अप्रोच समझ में आता है? और ऐसा क्वेश्चन में जब भी हमें किसी क्वेश्चन में करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं और डिफरेंट जगह पे आ रहे हैं, तो आपको उस केस में क्या करना है, ये दो इक्वेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बनानी है एग्जैक्टली जीरो। अगर मिनिमम चाहिए तो एग्जैक्टली जीरो को जीरो कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरी में से पहली इक्वेशन को। और जब मैक्सिमाइज करना है तो एग्जैक्टली जीरो को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अप्रोच समझ में आना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद भी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इन एनी सच क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ठीक है। और क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है कि देयर इज नो वन हु डज नॉट लाइक टी और कॉफी, तो फिर उस केस में ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि स्नैप के एग्जाम में आए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। So first question, in an international school, 80% of the students know French, 85% know German, and 75% know both French and German. If 40 students do not know both, तो find the total number of students. 75% दोनों को ही जानते हैं, French as well as German, तो 75% हमारा बीच में ही आ गया, दोनों में कॉमन है, तो दिस इज 75। फ्रेंच वाले 80 हैं, तो यानी कि 5% बाहर आएगा इसके, एंड जर्मन वाले 85% हैं, तो जर्मन के केस में 75 प्लस 10 यानी कि 10% यहाँ पे आएगा वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना आ गया? जब भी टोटल वैल्यू हमें करना है तो टोटल वैल्यू करने के लिए सबको जोड़ने की बजाय, क्योंकि यहाँ पे तो दो सेट है, जब तीन सेट होंगे तो ये चीज ज्यादा रेलेवेंट होगी कि आप क्या करो कि हमें ऑलरेडी पता है कि फ्रेंच वाले 80% है, फ्रेंच वाले 80% है, तो इस 80% में फ्रेंच के बाहर वाली जो वैल्यू है 80 प्लस 10, दिस टोटल इज 90%। तो 90% ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज जानते हैं, ईदर फ्रेंच और जर्मन और बोथ। सो यानी कि 10% ऐसे हैं हु डोंट नो ईदर। ठीक है, हु डोंट नो बोथ नहीं होना चाहिए, डोंट नो ईदर ऑफ द लैंग्वेज। तो 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानते, 10% इज इक्वल टू 40, तो टोटल नंबर हमारा आ जाएगा 400, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next one is, in a class 70% of the students opted for history, 45% opted for geography, and 20% opted for neither history nor geography. So what percent of the class opted for both? तो अगर 20% ने किसी को भी ऑप्ट नहीं किया, यानी कि 80% आर देयर who opted for either of those. तो 80% हमारा है हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी। ठीक है, 80% हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी। और यहाँ पे ये सम कितना आ रहा है? दिस इज 70 प्लस 45 यानी कि 115%, यानी कि 35% ऐसे होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। देखो ये हमने कैसे किया, 80% ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी को लाइक करते हैं, यानी कि एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 की वैल्यू 80% है, और एग्जैक्टली 1 प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 क्या होगा? जब हम दोनों सेट को सम कर देंगे 70 प्लस 45 कर देंगे, तो दैट विल बी 115%। और यहाँ से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एग्जैक्टली 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 115 माइनस 80 यानी कि 35%, ऑप्शन डी। या फिर वेन डायग्राम बना के भी इसको करते, तब कहानी ये होता है कि हमें पता है 80% ऐसे हैं जो कि कम से कम एक को तो लाइक करते ही करते हैं, और 70% इनमें से ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री को लाइक करते हैं। सो इफ दिस इज 70%, दिस वैल्यू विल बी 10%, और 45% ज्योग्राफी को लाइक करते हैं, तो 45 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 35%, और यही निकालना था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी स्पीक ट्रूथ, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे भी हम वेन डायग्राम को अप्लाई कर सकते हैं, एसेट थ्योरी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बी स्पीक ट्रूथ 70% एंड 80% ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली। तो ए ऐसा है जो कि 70% टाइम्स सच बोलता है, ए स्पीक्स ट्रूथ 70% ऑफ द टाइम, एंड बी स्पीक्स ट्रूथ 80% ऑफ द टाइम। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर? कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा? जबकि ए सच बोले और बी झूठ बोले, इजंट इट सो? या फिर बी सच बोले और ए झूठ बोले। अब दोनों सच बोलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोथ स्पीकिंग ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 70% इंटू 80% यानी कि 56%। तो दिस वैल्यू 56%, दिस इज ए एज वेल एज बी बोथ आर स्पीकिंग ट्रूथ। 56% 70 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 14% ऐसा वैल्यू आएगा जबकि ए इज स्पीकिंग ट्रूथ बट ये बी के बाहर है, यानी कि बी इज लाइंग। और 80 माइनस 56 यानी कि 24% ऐसा वैल्यू आएगा जबकि बी इज स्पीकिंग ट्रूथ बट ए इज लाइंग।
और यही दोनों हमारे कॉन्ट्रडिक्शन वाले केसेस हैं, तो इनको ऐड कर देंगे 14% प्लस 24%, यानी कि 38% विल बी अवर आंसर व्हेन दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। ठीक है, और इन दोनों सेट के बाहर वैल्यू आएगी एक, वो क्या आएगी, ये टोटल सम में हमारा कितना आ रहा है 70 प्लस 24 यानी कि 94%, यानी कि 6% वैल्यू हमारी ये बाहर आएगी, ये 6% वो है, जबकि ए इज ऑल्सो लाइंग एंड बी इज ऑल्सो लाइंग। ओके, तो अगर ये पूछता कि दोनों का अप्रोच सेम है, यानी कि दोनों एग्री कर रहे हैं एक दूसरे से, तो दो केसेस में एग्री करेंगे, या तो दोनों सच बोलेंगे या तो दोनों झूठ बोलेंगे। तो एग्रीमेंट के केस में 56 प्लस 6 एग्रीमेंट में हमारा आंसर आएगा, इधर बोथ आर स्पीकिंग ट्रूथ विच इज 56% और बोथ आर लाइंग विच इज 6%। सो एग्रीमेंट होगा इनका 62% केस में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब 3 सेट वेन डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने 2 सेट वेन डायग्राम में देखा, सिमिलरली 3 सेट वेन डायग्राम में अगर हम बात करें तो इफ दिस सेट इज ए, दिस सेट इज बी एंड दिस सेट इज सी। सो सबसे पहले उन पोर्शंस को देखते हैं जो कि एग्जैक्टली वन सेट से बिलोंग करते हैं, एग्जैक्टली वन सेट से बिलोंग करते हैं। So these portions, this is only A, then this is only B, and this is only C. Here this is only B, this is only C, and this is only A. तो एग्जैक्टली वन वाला पोर्शन हमारा है, इसको कि हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। अब एग्जैक्टली टू वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली टू में दिस इज ओनली ए एंड बी, only A and B, this is only B and C, and this is only A and C. एग्जैक्टली टू हमारा, एग्जैक्टली थ्री की बात करते हैं तो एग्जैक्टली थ्री इज हमारा ये मिडिल का पोर्शन A, B and C. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट्स A यूनियन B यूनियन C दैट विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। बट अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन वाले तो एक बार ही काउंट होंगे, बट एग्जैक्टली टू वाले दो बार डबल काउंटिंग होगा उनका। अगर वो ए और बी दोनों में है, ओनली ए एंड बी है, ए और बी दोनों में है तो वो दो बार काउंट होंगे, ए और बी में, बी और सी में है तो भी दो बार काउंट होंगे, यानी कि एग्जैक्टली टू वाले दो बार काउंट होने वाले हैं और एग्जैक्टली थ्री वाले तीन बार काउंट होने वाले हैं। तो ये हमारे इक्वेशन बनेंगे दो, और जो क्वेश्चन होंगे उनको इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? सब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्वे 78% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स फेवर्ड एट लीस्ट वन प्रपोजल। 78% ऐसे रिस्पोंडेंट थे हु फेवर्ड एट लीस्ट वन प्रपोजल, यानी कि एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 78%। 50% of them favored proposal A, 30% favored proposal B, and 20% favored proposal C. तो number of elements in A, B as well as C is given. तो यहां से हमें वैल्यू गिवन है exactly 1 plus 2 times exactly 2 plus 3 times exactly 3, उसकी वैल्यू गिवन है, एंड ये कितना आ रहा है, दिस इज 50 plus 30 plus 20 which is equal to 100. So if this is so, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा exactly 2 plus 2 times exactly 3, that is equal to 22. Then question is saying 5% favored all the three proposals, 5% favored all the three proposals, यानी कि exactly 3 की वैल्यू हमें गिवन है 5, और अगर ऐसा है तो exactly 2 यहाँ से निकल आएगा, that will be nothing but 22 minus 2 into 5, तो 12%. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु फेवर्ड मोर देन वन प्रपोजल, यानी कि मोर देन वन का मतलब क्या हुआ, exactly 2 प्लस exactly 3 की वैल्यू पूछी जा रही है। So our answer will be exactly 2 plus exactly 3, which will be 12 plus 5, which is nothing but 17%. Option B आंसर आ जाएगा। Is that clear? ठीक है, और ये चीज़ हम यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते थे कि इसमें से exactly 3 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी -5 कर देते, तो भी हमें आंसर मिल जाता। ओके, so that depends if you understand the question, तो डायरेक्टली
यहाँ से अप्रोच कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 23 स्पीक इंग्लिश, 15 स्पीक हिंदी एंड 18 स्पीक पंजाबी। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी हमें कि कितने ऐसे हैं जो कि ए और बी को फेवर करते हैं, कितने ऐसे हैं जो कि बी और सी को करते हैं। तो यहाँ पे यही अप्रोच हमारे लिए पॉसिबल था, बिकॉज एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ए और बी को फेवर करने वाले कितने हैं, बी और सी को फेवर करने वाले कितने हैं। तो हम अगर प्रॉपर वेन डायग्राम बना लेंगे तो वहां से ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वहां पे भी हमें चीजों को बहुत तरह से देखना पड़ेगा और अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अप्रोच, इक्वेशन वाला अप्रोच इज बेनिफिशियल। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 23 इंग्लिश स्पीक करते हैं, 15 है स्पीकिंग हिंदी, 18 स्पीक पंजाबी। तो सेट बना लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। 23 स्पीक इंग्लिश, हिंदी 15, पंजाबी 18। देन 3 स्पीक ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। सो ओनली इंग्लिश एंड हिंदी इज इंपॉर्टेंट। कभी क्या है, जैसे यहां पर लिखा ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, अगर ये लिखा होता 3 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, ओनली नहीं लिखा होता, ओनली नहीं लिखा होता, तो उस केस में क्या आता हमारा, इंग्लिश एंड हिंदी के केस में फिर हमें ये ध्यान देना पड़ता कि ये पंजाबी भी बोल सकते हैं, पंजाबी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो दोनों केसेस पॉसिबल होते, ये पंजाबी बोलने वाले भी होते, नहीं बोलने वाले भी होते। यानी कि ये बेसिकली इस केस में हमारा आता इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। ओके, ठीक है। बट यहां पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 स्पीक ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। तो ओनली इंग्लिश एंड हिंदी के केस में दिस इज इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी माइनस पंजाबी। क्लियर है? तो इस पोर्शन को बिलोंग करेगा, इस वाले पोर्शन को। लैंग्वेज में ये कई जगह पे लिखा होगा कि ओनली जहां लिखा है वहां समझना है कि ये कहां बिलोंग कर रहा है, और ओनली नहीं लिखा है तो कहां बिलोंग कर रहा है। सो यहाँ पे वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। सिमिलरली 6 स्पीक ओनली हिंदी एंड पंजाबी, तो 6 वैल्यू विल बी पुट देयर, एंड 6 स्पीक ओनली इंग्लिश एंड पंजाबी, सो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 9 कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो अगर 9 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 9 + 3 12 + 6 18, और टोटल इंग्लिश वाले 23 है, दिस इज 18। तो 5 हमारे ऐसे आ रहे हैं हु आर स्पीकिंग ऑल द 3 लैंग्वेजेस, और उन्हीं के बारे में पूछा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 5। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज a survey states that 41%, 35% and 60% of the people read Times of India, Hindustan Times and Deccan Herald respectively. 27% people read exactly 2 of the 3 newspapers and 3% read none. Again जनरल स्टेटमेंट दिया है 27% read exactly 2, यानी कि exactly 2 की वैल्यू हमें दिया है 27%, और exactly 0 की वैल्यू क्या दी है, that is 3%. So exactly 1 plus 2 times exactly 2 plus 3 times exactly 3 की वैल्यू क्या दी है, that is 41 plus 35 plus 60, so 136 वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ पीपल रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, और 27% रीड एग्जैक्टली 2, 3% रीड नन, ठीक है। एग्जैक्टली 3 की वैल्यू हमसे पूछा है, क्या कर सकते हैं, अगर 3% नन आ रहा है हमारा, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन और बन जाएगी, क्या, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 क्या होगा, दैट विल बी 100% माइनस 3%, 100 माइनस 3 यानी कि 97। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली 2 प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली 3, दैट इज इक्वल टू 39, और एग्जैक्टली 2 हमारा 27 है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से एग्जैक्टली 3 वाले आ जाएंगे, 12/2 6%, ऑप्शन ए। क्लियर है? ये परसेंटेज वैल्यू है, ये भी ध्यान रखना है, बिकॉज किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी दी हुई हो कि टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इज 500 और 200, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 6 भी दे के रखा हो, और फिर अगर 200 होगा तो 12 भी दे के रखा होगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर कॉशियस रहना है हमेशा कि आंसर निकालने के बाद में जो हमने आंसर निकाला है वो परसेंटेज में है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज सेम इन्फॉर्मेशन के लिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल, if another survey indicates that 15% of the people read Times of India and Deccan Herald and 14% read Hindustan Times and Deccan Herald, then what percentage of the people read only Hindustan Times? Okay, so यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अब इसको
थोड़ा वेन डायग्राम में सेट करना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, और वैल्यूज हैं 41%, 35% एंड 60%। और ऑल द थ्री का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 6%, और मतलब एग्जैक्टली 3 का, और एग्जैक्टली 2 वाला वैल्यू है 27% टोटल। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है 15% ऑफ द पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डेक्कन हेराल्ड। तो अगेन यहाँ पे ऑनली नहीं गिवन है, तो ऑनली नहीं गिवन है तो 15% ये कौन से लोग हैं, ये हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डेक्कन हेराल्ड है, यानी कि ये वैल्यू है 15%, दिस इज 15%। सो 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 9% ऐसे हैं हु आर रीडिंग ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डेक्कन हेराल्ड। इज दैट क्लियर? सिमिलरली 14% रीड हिंदुस्तान टाइम्स एंड डेक्कन हेराल्ड, so this is 14%, this complete value 14 minus 6 यानी कि 8% ऐसे होंगे who read only Deccan Herald and Hindustan Times. Then question is asking what percent of people read only Hindustan Times, यानी कि इस वैल्यू को पूछ रहा है। 9 plus 6 15 plus 8 23, 23% तो यहीं पे आ गया, तो this value will be 12%. Answer will be 12%. Option C. Clear है? Next question. In a school where there was a compulsion to learn at least one foreign language from the choices given to them, and the languages are German, French and English. German, French and Spanish, 3 languages are there. अब हमें इंफॉर्मेशन दिया है सेपरेटली, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। सो जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ऑल्सो व्हाट इज गिवन कि 28 स्टूडेंट्स टुक फ्रेंच, 30 took German and 32 took Spanish. Fine. Then 6 students learn French and German. तो फ्रेंच और जर्मन वाले कितने हैं? 6 हैं, बट दिस इज नॉट ओनली फ्रेंच एंड जर्मन, तो ये जो 6 वैल्यू आएगा इसके लिए बिलोंग करेगा। अब एक तरीका है कि आप अलग से इक्वेशन लिखो, बट अलग से लिखने के बजाय जब भी कभी ऐसा गिवन हो, ठीक है, दिस इज माई रिकमेंडेशन कि आप इंस्टेड ऑफ, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या वैल्यू है और यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो इंस्टेड हम यहाँ पे एरो मार के 6 लिख देते हैं। ठीक है, एरो मार के 6 लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? सिमिलरली 8 स्टूडेंट्स लर्न जर्मन एंड स्पेनिश। जर्मन एंड स्पेनिश वाले कितने हैं? 8 हैं, तो दिस वैल्यू विल बी 8। और याद रखना है कि ये वैल्यू हमने दोनों के लिए लिखी है, इसीलिए बाहर लिखी हुई है। 10 स्टूडेंट्स लर्न फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो दिस इज 10। 54 स्टूडेंट्स लर्न ओनली वन फॉरेन लैंग्वेज एंड 20 लर्न ओनली जर्मन, so 20 ओनली जर्मन वाला वैल्यू आ रहा है, तो दिस इज 20। ओके, इफ दिस इज 20 तो हमें पता है जर्मन वाले टोटल 30 हैं, टोटल 30 हैं, 20 वैल्यू यहां पे आ रही है, यानी कि अब जो बचा हुआ पोर्शन है वहां पे वैल्यू हमारी 10 आएगी। जो बचा हुआ पोर्शन है वहां पे वैल्यू हमारी 10 आएगी। इजंट इट सो? टोटल 10 आ रहा है, जबकि इनमें 6 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, 6 + 8 इज 14, 6 + 8 आ रहा है 14, जबकि हमें वैल्यू पुट करनी है कितनी? सिर्फ 10, यानी कि 4 की डबल काउंटिंग हो रही है यहाँ पे। और क्यों हो रही है? बिकॉज ये जो पोर्शन है ये दोनों में बिलोंग करता है, दिस पोर्शन इज बिलोंगिंग टू बोथ, तो यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाएगा। एंड इफ दिस इज 4, दिस विल बी 2, दिस विल बी 4। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? अब सारी वैल्यूज को हम फिलअप कर सकते हैं। तो दिस इज 4, टोटल 10 था, दिस वैल्यू विल बी 6। टोटल स्पेनिश में 32 है, तो 6 + 4 10 + 4 14, 18 आ जाएगा ओनली स्पेनिश। एंड सिमिलरली यहाँ पे 6 + 4 + 2, दिस इज टोटल 12, so this will be 16। आप सॉल्व कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे निकल आएंगे। और टोटल निकालने में भी क्या करना है, एज आई ऑलरेडी सेड कि एक सेट तो पूरा का पूरा जर्मन का गिवन है जो कि 30 है, इसके बाहर की वैल्यूज को ऐड कर लो, यानी 30 + 16 46 + 6 52 + 18 70, सो आंसर विल बी 70। सारी वैल्यूज को अलग अलग ऐड नहीं करना है, बिकॉज उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का एक बार पॉसिबिलिटी बनता है, कई बार जब वैल्यूज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, तो हमेशा याद रखना एक सेट को पूरा जोड़ लो और फिर बाकी वैल्यूज को जोड़ लो। क्लियर है? ओके, छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको ध्यान रखोगे तो गलतियां कम से कम होंगी, समय भी बचेगा और गलती होने का स्कोप भी बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेन डायग्राम given below shows the estimated readership of 3 daily newspapers X, Y and Z in a city. The total readership of newspapers X, Y and Z is 8.7 lakhs, 9.1 lakhs and 5.6 lakhs respectively. Total population of the city is estimated to be 14 million. The common readership in lakhs is indicated in the given diagram. The first question is number of people in lakhs who read exactly one news, who read at least one newspaper. कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, यानी कि
एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्स का रीडरशिप हमारा है 8.7 लैक्स और दीज वैल्यूज आर 2.5 प्लस 0.53 प्लस 1 4, टोटल 4 लैक्स है हमारा, जो कि एक्स के अलावा वाई और जेड में भी कॉमन हो सकता है। ठीक है, सो 4.7 लैक्स 8.7 माइनस 4.0, तो 4.7 लैक्स हमारा वो वैल्यू आया विच बिलोंग्स टू ओनली एक्स, तो 4.7 वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ। क्लियर है। सिमिलरली अगर y के लिए बात करें 2.5 प्लस 0.5 3, 3 प्लस 1.5 4.5, तो ओनली y आ जाएगा हमारा 9.1 माइनस 4.5 विच विल बी 4.6 लैक्स, तो दिस इज 4.6। लास्ट बट नॉट लीस्ट ओनली z की बात कर लेते हैं, तो ओनली z हमारा हो जाएगा 5.6 माइनस दिस इज 1.5 प्लस 0.5 2 प्लस 1 3 माइनस 3, so this will be 2.6 lakhs. Now question is asking at least one newspaper, तो x तो हमारा ऑलरेडी हमें पता है, टोटल x में वैल्यू कितना आ रहा है, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 8.7, तो 8.7 प्लस 4.6 प्लस 1.5 प्लस 2.6, तो ये वैल्यू 4.6 प्लस 2.6 का आ जाए 4 प्लस 2 6 7.2 8.7 प्लस 8.7, तो बेसिकली 8.7 प्लस 8.7 दिस इज कमिंग आउट टू बी 17.4 लैक्स। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऑल्सो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आप इस बात को पिक कर पा रहे हो कि हमें क्या चाहिए था, हमें एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर चाहिए था, यानी कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड चाहिए था। एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, बस उसके बाहर के एलिमेंट को निकालना है, तो हमें एक्चुअल में इस वैल्यू को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इस वैल्यू को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो सम कर रहे हैं, है कि नहीं, उसमें ऑलरेडी एक्स हमारा कंप्लीट लेने वाले हैं, या फिर किसी वाई को हम कंप्लीट ले लेते, तो एक को जब कंप्लीट लेने वाले हैं तो ओनली एक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, बस हमें ये दोनों वैल्यूज निकाल लेते तो भी आंसर पे हम पहुंच जाते। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, बिकॉज एग्जाम में टाइम इज वेरी क्रूशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पीपल इन लैक्स हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। अब यहां पे इस क्वेश्चन की वजह से हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ती। ओके, हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, तो अब तो वैल्यू निकाल चुके हैं 4.7 प्लस 4.6 प्लस 2.6, 4.7 प्लस 4.6 प्लस 2.6, दिस इज 9.3, 11.9 आंसर आया ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this question, next question is a question of probability. The probabilities that a student passes in mathematics, physics and chemistry are M, P and C respectively. Of these subjects, the student has 75% chance of passing in at least one. At least one में पास करने का चांस कितना है? 75% है। ठीक है, exactly one नहीं, at least one में है 75%, 50% चांस ऑफ पासिंग एट लीस्ट टू एंड 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली टू। तो एग्जैक्टली टू की वैल्यू हमें गिवन है 40%, और एटलीस्ट टू यानी कि एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री की वैल्यू हमें गिवन है 50%, तो यहां से एग्जैक्टली थ्री की वैल्यू निकल आएगी, दैट विल बी 10%। तो एग्जैक्टली थ्री अगर हमारा 10% है और प्रोबेबिलिटीज है एम पी एंड सी, तो एम इंटू पी इंटू सी, ये प्रोबेबिलिटी होगी एग्जैक्टली थ्री की, विच इज इक्वल टू 10%। तो यहां से ऑप्शन सी तो करेक्ट आ रहा है, बट सिंस ऑप्शन डी भी गिवन है बोथ बी एंड सी, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि बी भी करेक्ट हो, तो हमें उसको भी चेकआउट करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जैक्टली क्योंकि 75% चांस है हमारा पासिंग इन एटलीस्ट वन, यानी कि एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री इज 75%, और क्योंकि एग्जैक्टली टू प्लस थ्री हमारा 50 है, सो एग्जैक्टली वन यहाँ से आ जाएगा 25%। ठीक है, अगेन मैं समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, बट आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, कम से कम लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा समझ के सॉल्व करोगे तभी स्पीड इंप्रूव होगा। हर चीज़ को लिखना नहीं है, ठीक है, लिखने के नंबर नहीं मिलने हैं, हमें सही आंसर करने के नंबर मिलने वाले हैं। सो एग्जैक्टली वन की वैल्यू 25% आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पी प्लस एम प्लस सी अब हमें निकालना है। ठीक है, तो पी प्लस एम प्लस सी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली वन प्लस टू टाइम्स एग्जैक्टली टू प्लस थ्री टाइम्स एग्जैक्टली थ्री, यानी कि 25 प्लस टू टाइम्स एग्जैक्टली टू 40 है, तो प्लस 80 प्लस थ्री टाइम्स एग्जैक्टली थ्री यानी कि 30, दिस इज 135%, which is nothing but 27/20 only. So yes, B is also correct and hence answer will be option D.
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई गेस, एक सेकेंड. हाँ, ठीक है. सो दिस इज अ DI सेट. There were 200 students who gave a competitive examination. The exam had 3 sections: English, mathematics, and general knowledge. 10 students could not pass in any of the subjects. The number of students passed in English, mathematics, and GK were 125, 95, and 95. Information is given. ठीक है, तो पहले इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो. अगेन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमें सेट वेन डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं. और जैसा मैंने बताया, वेन डायग्राम बनाते समय इक्वेशंस नहीं लिखनी अलग से, जो कुछ भी लिखना है वेन डायग्राम पे ही लिखना है. तरीका हम देख चुके हैं. ठीक है, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जीके तो स्कूल वाले तरीके छोड़ देने हैं कि अलग से इक्वेशन लिख के सॉल्व करके फिर करोगे तो टाइम अन्य सही वेस्ट होगा. ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना है हमको. 10 स्टूडेंट्स कुड नॉट पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो 10 स्टूडेंट्स तो बाहर आ जाएंगे. फिर क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जीके 125, 95, 95. So this is 125, this is 95, and this is also 95. 55 students passed in English and mathematics, so this is 55. Because only तो लिखा नहीं है तो 55 को हमें बाहर लिखना पड़ेगा. Then 45 GK and mathematics, so this is 45. Then 60 GK and English, so this is 60. Now 20 students passed in English and mathematics but failed in GK. 20 students passed in English and mathematics but failed in GK, यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स के तो अंदर आएंगे. ठीक है, बट जीके वाले सेट के बाहर आएंगे. तो ये वैल्यू कहां पे आने वाली है? ये वैल्यू इधर आएगी, 20 जीके के सेट के बाहर आएगी. ठीक है, टोटल 55 था, सो दिस विल बी 35. दिस इज 35, तो दिस विल बी 25 बिकॉज टोटल 60 है. सिमिलरली यहाँ टोटल 45 है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10. क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ से बाकी वैल्यूज हमारी निकल के आ जाएंगी. 35 प्लस 20 55 प्लस 10 65, सो दिस वैल्यू विल बी 30. 35 प्लस 25 60 प्लस 10 70 25. और यहाँ पे 55 तो ये था, 55 प्लस 25 80, तो दिस विल बी 45. नाउ क्वेश्चंस पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन जीके एंड मैथमेटिक्स बट फेल्ड इन इंग्लिश. हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन जीके एंड मैथमेटिक्स, यानी जीके और मैथमेटिक्स में कॉमन होने चाहिए बट इंग्लिश के सेट के बाहर होने चाहिए. ये वैल्यू हमारा कहाँ पे है? ये वाला वैल्यू है. दिस इज इक्वल टू 10, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड जीके बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस इज 25. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, दैट इज 30. एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज 35. इजी क्वेश्चन, एक बार डायग्राम बन गया तो फिर कुछ भी और दिक्कत नहीं है. तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. क्लियर होता है? ठीक है. नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेट, 4 सेट वेन डायग्राम को भी देख लेते हैं. तो अगर 4 सेट वेन डायग्राम हमें बनाना है, और अगर डायग्राम बनाना नहीं आता होगा तो 4 सर्कल खींच के नहीं बना पाओगे, इसको नहीं कर पाओगे. ठीक है, 4 सेट वेन डायग्राम को देखते हैं. तो अगर हमें 4 सेट वेन डायग्राम बनाना है, लेट अस से सेट्स आर A, B, C and D. पहले 3x3 बना लेते हैं. एक ठीक है, और ये जो पहला वाला पोर्शन है हमारा, अब धीरे धीरे समझते जाना है. ठीक है, सो ये पूरा का पूरा पोर्शन, दिस पोर्शन, this belongs to set A. Okay, similarly this portion, this belongs to set B. Now एक सेकेंड, ये दिखाई नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो इसको अलग कलर से करते हैं. सो दिस इज सेट सी.
and lastly this is set D. Is that clear? ठीक है, तो ये चारों के चारों सेट हमने डिमार्केट कर दिए. अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो इसमें हम अलग अलग पोर्शन पे बात करेंगे. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस पोर्शन, तो ये क्या है, ये सी और डी दोनों में कॉमन है, तो ओनली सी एंड डी, बिकॉज ना तो यहाँ पे ए आ रहा है ना तो यहाँ पे बी आ रहा है, ओनली सी एंड डी. इजंट इट सो? सिमिलरली दिस पोर्शन इज ओनली ए एंड बी. अब अगर हमें ओनली ए एंड सी चाहिए हो तो वो कहाँ पे होगा, ओनली ए एंड सी. कहाँ पे होगा, जो सिर्फ ए और सी से बिलोंग करता हो. दिस पोर्शन हियर, दिस बिलोंग्स टू ए एज वेल एज सी, बट ना तो बी का पार्ट है ना ही डी का पार्ट है, तो दिस इज ओनली ए एंड सी. Similarly, only B and C. This is only B and C. This portion is only B and D. And this one here, this is only A and D. क्योंकि 4 सेट हैं तो 4C2 यानी कि टोटल 6 ऐसे केसेस बनेंगे जहां पे कि एग्जैक्टली 2 सेट से बिलोंग करता हूं. Isn't it so? तो ये ओनली वाले यानी कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं जो हमने ब्लैक में मार्क की हैं, दीज आर एग्जैक्टली 2 वाला केसेस. क्लियर है? एग्जैक्टली 3 वाले केसेस की बात कर लेते हैं. तो एग्जैक्टली 3 वाले कहां कहां पे हैं, ए बी एंड सी को बिलोंग करने वाले, ए बी एज वेल एज सी, बट ओनली 3. सो ये एक केस है हमारा, दिस इज एग्जैक्टली 3, ए बी एज वेल एज सी. ठीक है, दिस इज ओनली ए बी सी. सिमिलरली दिस पोर्शन हियर, दिस इज ओनली ए सी डी. Similarly here this only ABD, AB and D, and here this portion, this is only BCD. क्या बात समझ में आती है? तो ये सारे हो गए हमारे एग्जैक्टली 3 वाले पोर्शंस. अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से वापस जाके आपको देखना है, ध्यान से समझना है. ठीक. और ये जो बीच में पोर्शन आ रहा है हमारा, ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज बिलोंगिंग टू ऑल द 4 सेट्स, ऑल द 4 सेट्स. तो एग्जैक्टली 4. और जो वैल्यूज हमारी रह गई, दिस बिलोंग्स टू ओनली सेट ए, ओनली ए. दिस बिलोंग्स टू ओनली बी, दिस बिलोंग्स टू ओनली सी, and this portion here belongs to only D. So exactly 1 को रिप्रेजेंट किया है हमने रेड से. सारी वैल्यूज को हमने देख लिया. क्लियर है? ओके. सो A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, ये वैल्यू हमें क्या देगी, दिस विल गिव अस एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4. और अगर हम A प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमें, तब मिलेगा हमें एग्जैक्टली 1 क्योंकि एक ही बार काउंट होगा, प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 जो 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 प्लस 3 टाइम्स एग्जैक्टली 3 प्लस 4 टाइम्स एग्जैक्टली 4. तो ये दोनों हमारी इक्वेशंस बनने वाली हैं. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट 4 सेट पेन डायग्राम. बड़ा ही कलरफुल सा डायग्राम बन गया. इजंट इट सो? ठीक है. अब इस पे बेस्ड जो इक्वेशन आया है स्नैप के एग्जाम में उसको सॉल्व करते हैं. Question is, in 2015, 100 aspirants appeared for an exam. They had to answer 4 sections, maths, DI, LR and English. Okay, so 4 सेट्स हैं हमारे. सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं. And 4 set pen diagrams are time consuming at times. And they also demand practice.
प्रैक्टिस तो खैर हर एक चीज़ के लिए चाहिए, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन का स्कोप थोड़ा ज़्यादा रहता है बिकॉज 4 सेट्स हैं। ओके, मैथ DI RR इंग्लिश। इट इज़ गिवन टोटल स्टूडेंट्स हैं 100 हमारे, ठीक है। 55 एंड 38 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन मैथ्स एंड LR। तो मैथ्स में है 55 एंड 38 इन LR, फाइन। देन क्वेश्चन इज सेइंग 30 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ। मैथ्स और इंग्लिश बोथ में कितने हैं? 30 है, और मैथ्स वाला पोर्शन ये आ रहा है, ये सेट है, इंग्लिश वाला सेट ये वाला है। तो कहाँ पे वैल्यू आएगा? ये 30 हमारे कहाँ पे जाएंगे? मैथ्स और इंग्लिश बोथ में, यानी कि इस पोर्शन में जाएंगे, ठीक है। ये पोर्शन हमारा दिस इज इक्वल टू 30। अब चाहे तो इसको सेपरेटली भी मार्क कर लो, मैथ प्लस इंग्लिश, ये आ रहा है हमारा कितना? 30। ओके, 15 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, एक सेकेंड मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ पे है, हाँ ठीक ठीक ठीक। और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं who क्वालिफाइड इन LR एंड इंग्लिश बोथ। फिफ्टीन स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन LR एंड इंग्लिश बोथ, 30 आ रहा है मैथ और इंग्लिश में। ओहो, ये गड़बड़ कर दिया इसने। ये जो 30 हमारा वैल्यू आ रहा है, ये पूरे इसका वैल्यू है, बिकॉज ये भी तो मैथ है नीचे और इंग्लिश है, ठीक है। तो ये पूरा 30 है हमारा, ये पूरा हमारा 30 है। और 15 ऐसे हैं जो कि LR और इंग्लिश दोनों में पास किए हैं, 15। और LR और इंग्लिश वाला पोर्शन क्या है? ये पूरा का पूरा, एक सेकेंड, ये पूरा पोर्शन, दिस इज LR इन इंग्लिश, और इसकी वैल्यू आ रही है 15। दिस इज इक्वल टू 15। देन क्वेश्चन इज सेइंग 20 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन मैथ्स एंड LR बोथ। मैथ्स और LR दोनों में कितने हैं? 20 हैं। 5 क्वालिफाइड इन मैथ्स LR एंड इंग्लिश, तो मैथ प्लस LR प्लस इंग्लिश में है 5। 22 क्वालिफाइड इन DI while 5 क्वालिफाइड इन बोथ DI एंड LR। 22 यहाँ पे वैल्यू आ रहा है इसका, और 5 क्वालिफाइड इन बोथ DI एंड LR, तो बोथ DI एंड LR में 5 आ रहा है। while 5 क्वालिफाइड इन DI मैथ्स एंड LR। 50 क्वालिफाइड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश की वैल्यू आ रही है 50 टोटल। Those who qualified in English could not qualify in DI। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कि हम कुछ वैल्यूज तो फिलअप कर सकें, क्योंकि जो जनरल वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे 30 है तो हमें नहीं पता कहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, बट जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, दोज हु क्वालिफाइड इन इंग्लिश कुड नॉट क्वालिफाई इन DI, यानी कि इंग्लिश और DI का जो इंटरसेक्शन है, या इंग्लिश प्लस DI, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इंग्लिश प्लस DI कहाँ कहाँ पे आ रहा है? तो इंग्लिश प्लस DI हमारा इस पोर्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज हमारी 0 हो जाएंगी। ओके, इन सबको हमने 0 कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक? अब बाकी वैल्यूज को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि दिस प्लस दिस इज 30, isn't it so? एंड दिस प्लस दिस इज 15। ये कुछ चीज़ें तो पता चली हैं, और टोटल सम हमारा 50 आ रहा है इसका। अब क्या करेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं? तो हमें पता है मैथ्स प्लस M प्लस L प्लस E इज 5, मैथ्स प्लस LR प्लस इंग्लिश इज 5। मैथ्स प्लस LR प्लस इंग्लिश कहाँ पे आ रहा है? इस पोर्शन में आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 5, दिस विल बी इक्वल टू 5। और जैसे ये वैल्यू 5 आ गया तो हमें पता है दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10, ओके, एंड दिस वैल्यू विल बी 25, ठीक है। ये 100 ना लगे इसलिए इसको हटा दो, ठीक है। सो 5 10 25, टोटल आ गया 25 प्लस 5 30 प्लस 10 40, तो यहाँ से ये वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार पेशेंस के साथ में ध्यान से आराम से इसको करना है। अगर आप फोर सेट पेंटाग्राम पहले बार कर रहे हो तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, तो आराम से आपको तसल्ली से इसको एक बार बैक जाके फिर से देखना है, फिर समझना है, फिर से फोर सेट्स को समझना है, और फिर इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसको टाइम लगेगा, ओके। अब बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैथ्स प्लस
LR प्लस इंग्लिश वाला कहानी तो हो गई, ये तो यूज़ कर लिया हमने। अब DI, मैथ्स प्लस DI प्लस LR दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि ये वैल्यू हमारी 5 आ रही है। ओके, और DI प्लस LR इज इक्वल टू 5, तो अगर DI प्लस LR हमारा इक्वल टू 5 आ रहा है, DI प्लस LR वाला पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन है। एक सेकेंड, DI प्लस LR में 5 क्वालिफाइड इन बोथ DI एंड LR, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी फिर हमारी। क्लियर है? ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? मैथ्स प्लस LR इज 20, अगर मैथ्स प्लस LR हमारा कहाँ पे आ रहा है? ये पूरा पोर्शन है। एक सेकेंड, दूसरे पेन से दूसरे बनाते हैं। मैथ्स प्लस LR हमारा ये वाला पोर्शन है, इजंट इट? तो ये पूरा 20 है, ये 5 है, ये 5 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10। ओके, LR प्लस इंग्लिश इज 15, वो तो यूज कर लिया हमने। मैथ्स प्लस इंग्लिश इज 30, वो भी यूज कर चुके हैं। तो अब क्या क्या वैल्यूज हमारी बच गई? हाउ मेनी क्वालिफाइड एटलीस्ट 2 सेक्शंस, अब क्या क्या वैल्यूज बची हैं हमारी? हाँ, ये वैल्यू 10 आ गया है, सो दिस इज 10। टोटल LR का है 38, टोटल है LR का 38, सो 10 प्लस 5 प्लस 5 20 प्लस 10 30, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 8। क्लियर है? ओके, अब बात करें DI की, तो ये पूरा पोर्शन 5 आ रहा है, यानी कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू 17, इन दोनों का सम 17 होगा। और सिमिलरली यहाँ पे दिस इज 30 प्लस 10 40 प्लस 5 45, सो दिस विल बी 10। ओके, और मैथ्स प्लस DI के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कहीं पे? मैथ्स प्लस DI के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है? हाँ, मैथ्स प्लस DI में 5 क्वालिफाई किए थे। ओहो, तो कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन गड़बड़ तो नहीं कर दिया है? तो दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल 5 था, तो दिस विल बी 0, so this will be 10 and this will be 17। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वालिफाइड एटलीस्ट 2 सेक्शंस, एटलीस्ट 2 के बारे में पूछ रहा है, तो टोटल हमारा 100 है, जो एग्जैक्टली 1 में क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4। ओके, एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 2 में कितने आए हैं? अब ये सारी वैल्यूज को अगर हम जोड़ लें, ये जो पूरा का पूरा 3 क्रॉस 3 में आ रही है, ये वैल्यूज कितनी आ रही है? दिस इज 30 प्लस 10 प्लस 5 45, और 45 प्लस 10 55, 55 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली 2 में क्वालिफाई किए हैं। एटलीस्ट आई मीन सॉरी, एग्जैक्टली 2 नहीं, एटलीस्ट 2 में क्वालिफाई किए हैं, 55 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी क्वालिफाइड इन बोथ मैथ्स एंड LR बट नॉट इन एनी अदर सेक्शन? हाउ मेनी क्वालिफाइड इन बोथ मैथ्स एंड LR बट नॉट इन एनी अदर सेक्शन? मैथ्स और LR में तो क्वालिफाई किए हैं, बट नॉट इन एनी अदर सेक्शन। ठीक है, सो ओनली मैथ्स एंड LR के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ओनली मैथ्स एंड LR वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा हमारा? दैट इज दिस वैल्यू हियर, दिस इज इक्वल टू 5। हाउ मेनी डिड नॉट क्वालिफाई एनी सेक्शन? इसके लिए हमें सबका यूनियन लेना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को एडअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एक सेट को पूरा का पूरा एज्यूम कर लेते हैं, पूरा का पूरा वैल्यू ले लेते हैं और बाकियों को ऐड कर लेते हैं। तो मैथ के लिए हमें वैल्यू पता है 55 है, मैथ के लिए वैल्यू पता है 55 है, इसके बाहर की वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो बाहर की वैल्यूज क्या है? 17 प्लस 8 25 प्लस 20 यानी कि 45, तो 55 प्लस 45 इज 100, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है स्टूडेंट जो कि किसी में भी क्वालिफाई नहीं किया हो, तो दिस आंसर विल बी इक्वल टू 0। हाउ मेनी क्वालिफाइड ओनली DI सेक्शन? ओनली DI के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ओनली DI। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 17, ऑप्शन बी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, बट फोर सेट वेन डायग्राम में दैट इज वेरी नेचुरल कि थोड़ा सा हॉच पॉच होता ही है, बिकॉज देर आर सो मेनी वैल्यूज एंड सो मेनी क्वेश्चंस, और इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए टाइम भी लगता है, बट दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये समझ गए होगे कि अगर एग्जाम में ये आ रहा है फोर सेट वेन डायग्राम,
तो इसको लास्ट के लिए ही रखना है, अगर टाइम बचता है तो ही अटेम्प्ट करना है, और स्नैप जैसे एग्जाम में दे विल बी वेरी डिफिकल्ट कि इसको आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, अनलेस देयर आर 4-5 क्वेश्चंस और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे कि आपको एक बहुत बड़ा डिविडेंड मिलने वाला है इसको सॉल्व करने से, और सेट ईजी आ रहा हो, क्योंकि सेट की लैंग्वेज से भी थोड़ा बहुत आइडिया लेना पड़ेगा आपको कि ये ईजी है कि डिफिकल्ट है, कैसा है क्या नहीं है। क्लियर है? एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस आई बिलीव, यस। सो दिस इज ऑल फॉर सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम। आई बिलीव आपको सेशन में चीज़ें समझ में आई होंगी, सेशन पसंद आया होगा, कहीं पे कोई डाउट रह गया हो ज़रूर पूछेगा, और इतना ही रखते हैं। बाकी टू समेट, 2 सेट और 3 सेट वेन डायग्राम को ज़रूर अटेम्प्ट करना है, बिकॉज देयर 2 सेट इज़ वेरी इजी, 3 सेट इज़ ऑल्सो ईजी, बट 4 सेट वेन डायग्राम के केस में थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि अगर एग्जाम में आता है तो लास्ट के लिए रखना है उसको, अगर बाकी क्वेश्चंस आप कर ले रहे हो और टाइम बचा है आपके पास में तभी उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज अगर थोड़ा सा ट्रिकी होगा तो बहुत टाइम खाएगा और फिर अननेसेसरी आपका पैनिक करेगा एग्जाम में, पैनिक होगे और परेशान होगे और गलतियां करोगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।